Bismillahirrahmanirrahim. Now we are proceeding towards our next lecture on seizure disorder and epilepsy, and we were continuing our drugs और जिसमें हमने कार्बामेजेपिन और फेनिटोइन कंप्लीट कर ली थी. अब हम करने जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट ड्रग जो कि है वेल्प्रोइक एसिड. तो वेल्प्रोइक एसिड पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम इस पे इस तरह से बात करेंगे कि वेल्प्रोइक एसिड जो है वो हमारे पास जो ड्रग है उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है. तो सिंपली इसका मैकेनिज्म ये है कि इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ गैबा यानी गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड. और किस तरीके से करेगा ये? पोटेंशिएट ए पोस्ट साइनेप्टिक गाबा, और उससे फ़ायदा ये होगा कि गाबा जो कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, और जब उसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो एक्शन पोटेंशियल का जो जनरेट होगा वो इनहिबिट होना शुरू हो जाएगा. और वही जो प्रॉब्लम हो रहा था सीजर डिसऑर्डर में, एक्सेसिव हाइपर सिंक्रोनस न्यूरोनल डिस्चार्ज, वो जो है इनहिबिट हो जाएगा. अच्छा, ये वेल्प्रोइक एसिड गाबा को इंक्रीज कैसे करेगी रिसेप्टर लेवल पे? वो कैसे? इसका कैटाबॉलिज्म यानी वो एंजाइम जो गाबा को डिग्रेड करते हैं उनको ब्लॉक करके, उनको इनहिबिट करके. डेफिनेटली जब गाबा बढ़ेगा तो उसका फ़ायदा ये होगा कि पोटेशियम चैनल एक्टिवेट होंगे और वो पोटेशियम मेम्ब्रेन के अंदर स्टेबलाइज होगा, और जिसकी वजह से मेम्ब्रेन स्टेबलाइज होगी और एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा. अच्छा जनाब, ये तो जो थी हमारी ये वाली टेक्निक थी, लेकिन ये कि हम और क्या कर सकते हैं. तो इसमें ये कि हम अगर हम इसी ड्रग की हम बात करें तो फिर हमें नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं कि ठीक है, ये ड्रग जो है जब इस तरह से करेगी तो अब इसका इफ़ेक्ट जो होगा वो कहाँ जाके कितनी डोज पर होगा. तो नेक्स्ट इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोजेज. तो अगर हम एडल्ट्स में बात करें तो वेल्प्रोइक एसिड जो ओरली एडमिनिस्टर की जाएगी उसकी जो यूजुअल डोज पर डे बनेगी वो 1000 to 3000 मिलीग्राम पर डे, बट इन डिवाइडेड डोजेस. और इसी तरीके से चिल्ड्रन में इसकी जो डोज बनेगी ओरली वो बनेगी 15 to 60 मिलीग्राम पर केजी डेली एंड डिवाइडेड इनटू 2 to 3 डोजेस. अच्छा, जीआई एडवर्स इफेक्ट अगर हमें कम करने हैं तो मेडिकेशन शुड बी टेकन विद फूड टू रिड्यूस द जीआई इफेक्ट्स. इसके अलावा टैबलेट्स एंड कैप्सूल शुड बी swallowed, नॉट च्यूड. क्यों? क्योंकि अगर ये च्यू किए जाएंगे तो ये माउथ या थ्रोट में इरिटेशन कॉज करेंगे, लिहाजा इट शुड बी swallowed विद वाटर. द नेक्स्ट इज द प्रिकॉशन एंड मॉनिटरिंग इफेक्ट्स. इसके क्या है वेल्प्रोइक एसिड के? तो जो सबसे कॉमनली रिपोर्टेड हैं या जो सबसे ज़्यादा इशू है वो है हिपेटोटॉक्सिसिटी का, और हिपेटोटॉक्सिसिटी में इंक्रीज इन लिवर फंक्शन टेस्ट यानी लिवर एंजाइम्स बढ़ जाते हैं. बट द गुड थिंग इज़ दैट कि ये क्या है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस दे आर रिवर्सेबल, यानी जब आप ड्रग स्टॉप कर देंगे तो फिर ये इफेक्ट भी रिवर्स हो जाएंगे. लेकिन इस चीज़ में इसमें इसका ख्याल रखना पड़ेगा कि सीवियरिटी एंड इंसिडेंसेस ऑफ हेपेटोटॉक्सिसिटी इंक्रीजेज व्हेन द पेशेंट इज़ यंगर देन 2 years ऑफ एज. मीन्स कि अगर पेशेंट अंडर 2 years है, मीन्स के कोई चाइल्ड है, इन्फेंट है, तो उसको अगर हम लिनॉक्स गैस्टॉट सिंड्रोम या और कोई इन्फेंटाइल स्पेजम या कोई सीजर डिसऑर्डर है तो उसमें अगर हम दे रहे हैं तो हेपेटोटॉक्सिसिटी की सीवियरिटी और इंसिडेंसेस जो है वो हाई हैं. तो इसलिए इन बच्चों में कोशिश की जाए कि वेल्प्रोइक एसिड को ना दिया जाए. एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं इसके? अगर हम इस पर बात करें तो एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वोमिटिंग, और अगर एनोक्सिया होने लगे तो फ़ौरन कांटेक्ट करें अपने फिजिशियन से, क्योंकि ये सिम्टम्स हैं पेनक्रिएटाइटिस के, तो ड्रग को फ़ौरन स्टॉप करना पड़ेगा. सीएनएस इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? ट्रेमर यानी हाथों में राशा जो होता है, एटेक्सिया है यानी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन मसल, डिप्लोपिया, डबल विजन, लिथार्जी, ड्राउजीनेस, बिहेवियरल चेंजेस एंड डिप्रेशन. ख़ासतौर से डिप्रेशन सबसे ज़्यादा बड़ा इशू है. जीआई इफेक्ट्स पर अगर हम बात करें तो जीआई इफेक्ट्स में नोजिया एंड इंक्रीज इन एपिटाइट. इन जीआई इफेक्ट्स को अगर कंट्रोल करना है तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि एंटेरिक कोटेड डाइवेल्प्रोइक सोडियम अगर हम दें तो ये साइड इफ़ेक्ट्स जो है रिड्यूस हो सकते हैं. डर्मेटोलॉजिक इफेक्ट्स, एलोपेशिया यानी लॉस ऑफ हेयर, एंड पेटेशिया यानी स्किन पे पैचेस पड़ने शुरू हो जाते हैं. अच्छा, हेमेटोपोइटिक इफेक्ट्स यानी ब्लड पिक्चर, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होने शुरू हो जाती है. ब्रूजिंग, हेमाटोमा यानी नील पड़ जाना, एंड ब्लीडिंग. हेपेटिक इफेक्ट्स, इस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये हेपेटोटॉक्सिसिटी करता है और लिवर फंक्शन को इंक्रीज़ करता है यानी लिवर एंजाइम्स को बढ़ाता है. वो कौन कौन से लिवर एंजाइम्स को बढ़ाता है
AST यानी एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज एंड एलेनिन अमाइनो ट्रांसफरेज एंड लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। इसके अलावा एंडोक्राइन इफेक्ट्स भी हैं इसके, डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, इरेगुलर मेंसेस एंड सेकेंडरी एमेन्योरिया, यानी लॉस ऑफ मेंसेस, यानी मेंसेस स्टॉप होने लगेंगे, बट इट इज़ सेकेंडरी टू द ड्रग विच इज़ वेल्प्रोइक एसिड, इसलिए हम इसको सेकेंडरी एमेन्योरिया कहेंगे। इसके अलावा पेनक्रिएटाइटिस में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस हो सकता है। मेटाबॉलिक इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, हाइपर एमोनीमिया ओइंग टू द रीनल इफेक्ट, यानी किडनी डैमेज की वजह से अमोनिया लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है बॉडी में, एंड डिसकंटिन्यूएशन में बी कंसिडर्ड इफ लेथार्जी डेवलप्स। अगर लेथार्जी होने लगे तो फिर बेहतर ये होगा कि वेल्प्रोइक एसिड को डिसकंटिन्यू कर दिया जाए। अच्छा, सिग्निफिकेंट इंटरैक्शन इसके क्या है? सिग्निफिकेंट इंटरैक्शन को हमने क्लासिफाई किया है 3 कैटेगरीज में, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, अदर मेडिकेशंस एंड लेबोरेटरी टेस्ट। तो हम 1 बाय 1 तीनों को देख लेते हैं। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स में अगर हम बात करें तो प्रीमिडॉन हो गई, जो क्या कर रही है, डिक्रीजेज द वेल्प्रोइक एसिड क्लियरेंस, मीन्स के इंक्रीजिंग द मेटाबॉलिज्म। वेल्प्रोइक एसिड क्लियरेंस डिक्रीज करने का मतलब है कि रेट ऑफ क्लियरेंस बढ़ रहा है, क्योंकि वेल्प्रिमिडॉन इंक्रीज कर रही है मेटाबॉलिज्म किसका, वेल्प्रोइक एसिड का, जिसकी वजह से वेल्प्रोइक एसिड क्लियरेंस जो होगी वो रेट ऑफ क्लियरेंस यानी इंक्रीज हो जाएगा और प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगी। फिनोबार्बिटॉल एंड फेनिटॉइन ये क्या करेंगे, डिस्प्लेस प्रोटीन बाइंडिंग, क्योंकि चाहे आप वेल्प्रोइक एसिड ले लें, फेनिटॉइन ले लें, फिनोबार्बिटॉल ले लें, ये तीनों की प्रोटीन बाइंडिंग बहुत स्ट्रांग होती है और ये आपस में कॉम्पीट करेंगे एल्बुमिन बाइंडिंग से। बहरहाल इससे क्या होगा, रिजल्टिंग इन इंक्रीज टोटल फेनिटॉइन लेवल एंड इंक्रीज और नो चेंज ऑफ फ्री फेनिटॉइन लेवल। फ्री फेनिटॉइन लेवल के यानी कंसंट्रेशन पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए क्लिनिकल भी बहरहाल ये एडवर्स जो इंटरेक्शन है वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लोरिजिपैम इसके अलावा क्या करेगा, इंक्रीजेज द CNS टॉक्सिसिटी इन पेशेंट ऑन वेल्प्रोइक एसिड। इसके अलावा अदर मेडिकेशंस भी हैं जिनसे जो है वो इंटरेक्शन है। एस्पिरिन क्या करेगा, इंक्रीजेज द लेवल ऑफ वेल्प्रोइक एसिड। वॉरफेरिन क्या करेगा, इनहिबिट्स द सेकेंडरी फेज ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन। और एंटासिड जो होंगे वो इंक्रीजेज द लेवल ऑफ वेल्प्रोइक एसिड। अच्छा, लेबोरेटरी टेस्ट पे बात करें हम, फॉल्स पॉजिटिव यूरिन कीटोन टेस्ट में रिजल्ट इन पेशेंट टेकिंग वेल्प्रोइक एसिड, 10 पेशेंट विद डायबिटीज मस्ट यूज कॉशन व्हेन यूजिंग द यूरिन टेस्ट। ख़ास तौर से टाइप 1 डायबिटीज़ जिनको है, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ के केस में ये होता है कि उसमें कीटो एसिडोसिस होता है, यानी कीटोन बॉडीज़ बनते हैं और यूरिन में कीटोन बॉडीज़ अपीयर होते हैं। तो अगर यूरिन टेस्ट कराया जाएगा तो कीटोन बॉडीज़ अपीयर होंगे, लेकिन अगर वो पेशेंट डायबिटीज़ का है और उसकी शुगर कंट्रोल में है और कीटो एसिडोसिस नहीं हो रहा, तब भी कीटोन बॉडीज़ जो होंगी वो पॉजिटिव आएंगी यूरिन में, अगर पेशेंट वेल्प्रोइक एसिड ले रहा है। तो ये कहलाएगा फॉल्स पॉजिटिव यूरिन कीटोन टेस्ट। तो इसलिए इसको भी देखना पड़ेगा कि अगर शुगर लेवल नॉर्मल है और कीटोन बॉडीज़ यूरिन में आ रहे हैं तो फिर इसका मतलब है इट इज़ बिकॉज ऑफ वेल्प्रोइक एसिड, क्योंकि पेशेंट वेल्प्रोइक एसिड ले रहा है एंड इट इज़ फॉल्स पॉजिटिव यूरिन कीटोन पॉजिटिविटी यानी कीटोन टेस्ट। ठीक है, तो इसको जो है इसका मतलब है शुगर कंट्रोल में और ये शुगर की वजह से नहीं हो रहा। इसके अलावा थायराइड फंक्शन टेस्ट में बी ऑल्टर्ड बाय एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, खासतौर से TSH लेवल, T4 लेवल और T3 लेवल ये भी डिस्टर्ब होते हैं। तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट फॉर आवर ड्रग वेल्प्रोइक एसिड। नाउ द नेक्स्ट ड्रग इज फिनोबार्बिटल। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये क्या करती है, इंक्रीजेज द सीजर थ्रेशोल्ड बाय डिक्रीजिंग पोस्ट साइनेप्टिक एक्साइटेशन बाय स्टिमुलेटिंग पोस्ट साइनेप्टिक गाबा ए रिसेप्टर इनहिबिटर रिस्पॉन्सेज एज CNS डिप्रेसेंट्स, यानी गाबा ए की एक्टिविटी को ये इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सीजर का थ्रेशोल्ड बढ़ जाता है। थ्रेशोल्ड बढ़ने का मतलब ये है कि यानी अगर पहले जो न्यूरोनल डिस्चार्ज हो रहा था, यानी हाइपर सिंक्रोनस एक्सेसिव न्यूरोनल डिस्चार्ज जो हो रहा था, उसमें जब वो थोड़ी सी भी स्टिमुलेशन होती थी, एक्शन पोटेंशियल ब्रेन में जनरेट होता था, तो सीजर फौरन बॉडी में अपीयर हो जाता था। लेकिन इस सीजर थ्रेशोल्ड के बढ़ जाने की वजह से फिनोबार्बिटॉल के अब क्या हो रहा है कि वो थ्रेशोल्ड बढ़ने की वजह से वो जो न्यूरोनल डिस्चार्ज है वो तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन उस पर सीजर बॉडी में अपीयर नहीं हो रहे, क्योंकि सीजर थ्रेशोल्ड इंक्रीज हो गया है। इसकी अगर हम डोजेज और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें फिनोबार्बिटॉल की, तो ओरली 90 to 300 मिलीग्राम डेली ये पर डे डोज है, बट इट शुड बी
डिवाइडेड इनटू 3 डिवाइडेड डोजेस, या फिर अगर फिर आप सिंगल डोज दे रहे हैं तो वो फिर एट बेड टाइम होनी चाहिए। इसके अलावा चिल्ड्रंस में जो है वो ओरल जो डोज जो है वो 3 to 6 मिलीग्राम पर केजी डेली इन डिवाइडेड डोजेस। हाउएवर अगर पेशेंट में रिस्पॉन्स नहीं आ रहा हो तो फिर आप डोज को फर्दर एडजस्टमेंट यानी टेपरिंग अप या टेपरिंग डाउन भी सब्जेक्टेड टू द कंडीशन कर सकते हैं। तो द नेक्स्ट इज द प्रिकॉशन एंड मॉनिटरिंग इफेक्ट ऑफ फिनोबार्बिटॉल। तो फिनोबार्बिटॉल के प्रिकॉशन एंड मॉनिटरिंग इफेक्ट भी हमें देखने हैं। अच्छा, अब इसमें जो है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जो है वो ये प्रोड्यूस करती है, स्पेशली विद द पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इफ़ द पेशेंट इज़ ऑन पेरेंटल डोज, तो अगर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो रहा है तो इट इज़ मोस्ट लाइकली बिकॉज ऑफ फिनोबार्बिटॉल, नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर रीज़न। तो ये बात जो है ये आपको फिजिशियन को कन्वे करनी पड़ेगी। इसके अलावा फिनोबार्बिटॉल शुड बी यूज इन कॉशन विद द पेशेंट ऑफ हेपेटिक डिजीज हु मे नीड डोज एडजस्टमेंट। हेपेटिक डिजीज में भी इसकी जो है वो कॉशन है कि उसकी डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा इसका सेडेटिव इफेक्ट है इन एडल्ट्स एंड प्रोड्यूसेस हाइपर एक्टिविटी इन चिल्ड्रन, यानी पैराडॉक्सिकल इफेक्ट है चिल्ड्रन में कि एडल्ट में तो ये सेडेशन कॉज कर रहा है और बच्चों में ये हाइपर एक्टिविटी कॉज कर रहा है। इसके अलावा एब्रप्ट डिसकंटिन्यूएशन जो है उसकी फिनोबार्बिटॉल की वो विड्रॉवल कन्वर्जन कर सकती है, इसलिए इसकी एब्रप्ट डिसकंटिन्यूएशन नहीं करनी बल्कि इसको ग्रेजुअली कम करना है, यानी टेपरिंग डाउन इसकी डोज करनी है अगर, यानी इसकी इफ़ द ड्रग मस्ट बी डिसकंटिन्यूड। तो अच्छा, अब उसमें तरीक़ाकार ये होगा कि अगर आप इसको डिसकंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो दूसरी गाबा ए एगोनिस्ट को ऐड करें, इसको आहिस्ता आहिस्ता इसकी डोज कम करते जाएं, दूसरी ड्रग की धीरे धीरे ऐड करते जाएं। लाइक फॉर एग्जांपल दूसरे गाबा ए एगोनिस्ट कौन से हैं? बेंजोडाइजेपिन, पैराल्डिहाइड। इसके अलावा पोटेंशियल फॉर ड्रग इंटरैक्शन इन द एल्डरली पेशेंट। एल्डरली पेशेंट में पोटेंशियल फॉर ड्रग इंटरैक्शन ज़्यादा इसलिए है क्योंकि जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं वो ऑलरेडी मुख्तलिफ ड्रग्स पर मौजूद होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जो है वो एंटी हाइपरटेंसिव भी ले रहे हैं, एंटी डायबिटिक भी ले रहे हैं, या अगर कोई और क्रॉनिक कंडीशन है उनको तो उसके लिए वो मेडिकेशन ले रहे हैं। Now the next is the adverse effect. The physician should be notified if any of the following adverse effect occur. वो क्या क्या adverse effect हैं? Like for example sore throat है, mouth sores हैं, easy bruising और bleeding है, यानी आसानी से जो है वो स्किन पर जो है वो bruising यानी redness हो रही है और bleeding हो रही है, and any signs of infection. CNS पे क्या effects हैं? Agitation, confusion, lethargy and drowsiness. एंड पेशेंट शुड अवॉइड अल्कोहल एंड अदर CNS डिप्रेशंस, क्योंकि ये भी एडल्ट में CNS डिप्रेशेंट है और ड्रग भी होंगी तो वो CNS डिप्रेशन ज़्यादा कर देगा और उसमें रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी हो सकता है। इसी वजह से रेस्पिरेटरी इफेक्ट क्या है? हाइपोवेंटिलेशन एंड एपनिया। एपनिया क्या होता है? सीजेशन ऑफ रेस्पिरेशन। कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स क्या हैं इसके? ब्रेडिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन। GI इफेक्ट्स नोजिया, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। और GI अपसेट इज एक्सपीरियंस, फिनोबार्बिटॉल शुड बी टेकन विथ फूड। अगर ये GI एक्सपीरियंस हो रहे हो तो फिर फूड के साथ ये रिड्यूस किए जा सकते हैं। हेमाटोलॉजिक इफेक्ट्स भी हैं, यानी ब्लड पिक्चर पे भी इसके इफेक्ट हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आफ्टर क्रॉनिक यूज विच इज़ ए रेयर साइड इफेक्ट। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है? इसमें RBC का साइज़ जो होता है वो बड़ा हो जाता है, बिग साइज़ के मेगा साइज़ के RBCs होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा मिससेलेनियस इफेक्ट्स कुछ और हैं, यानी ऑस्टियोमलेशिया यानी बोन वीकनेस होनी शुरू हो जाती है, स्टिफनिंग ऑफ द बोन, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम यानी स्किन पे एलर्जिक रिएक्शंस, बट बोथ ऑफ दीज आर रेयर। अगर हम इसकी इंटरेक्शन की बात करें तो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स सच एज वेल्प्रोइक एसिड एंड फेनिटोइन इंक्रीजेज द लेवल ऑफ फिनोबार्बिटॉल। कैसे? बाय डिक्रीजिंग द मेटाबॉलिज्म। और इसी तरीके से अदर ड्रग्स जिसमें एसिटाजोलामाइड, क्लोरमफेनिकॉल, साइमेटिडीन, फ्यूरिसेमाइड मौजूद हैं, वो क्या करते हैं? वो भी इसका फिनोबार्बिटॉल का लेवल इंक्रीज करते हैं बाय डिक्रीजिंग द मेटाबॉलिज्म। इसके अलावा राइफेम्पिन, पायरिडॉक्सिन एंड इथेनॉल दे डिक्रीजेज द लेवल ऑफ फिनोबार्बिटॉल। कैसे डिक्रीज करते हैं फिनोबार्बिटॉल लेवल? बाय इंक्रीजिंग द मेटाबॉलिज्म। तो ये जो था इंटरैक्शन इसमें मौजूद है। प्रिमिडोन इज द नेक्स्ट ड्रग जो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रिमिडोन क्या है? प्रिमिडोन जो है बेसिकली अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो इट इज़ ए मेटाबोलाइट ऑफ फिनोबार्बिटॉल एंड फिनाइल इथाइल मेलोनामाइड, पैमा। ठीक है, फिनाइल इथाइल मेलोनामाइड। और ये इसका भी अपना सम एंटी कन्वल्सिव इफेक्ट है।
अच्छा, इट हैज़ ड्रग कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर टू फेनोबार्बिटॉल एंड विद सम डिफरेंसेस इन डोजेज एंड हाफ लाइफ। तो जो फेनोबार्बिटॉल का यानी जैसे गाबा पे इफेक्ट है, वही प्रिमिडॉन का भी इफेक्ट है। इसकी एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोजेज पे अगर हम बात करें, इसकी हाफ लाइफ जो है वो शॉर्ट है, अराउंड 7 आवर। इस वजह से इसकी जो डोज है वो 3 टाइम्स डेली है। प्रिमिडॉन इज टॉलरेटेड better if started at 50 milligram at night for 3 days until the target daily dose is reached। ठीक है, तो इसकी जो डोज है वो 50 मिलीग्राम एट नाइट है फॉर 3 डेज, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसकी डोज बढ़ाते चली जाएगी। नाउ द नेक्स्ट ड्रग इज इथोसक्सीमाइड। इथोसक्सीमाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इथोसक्सीमाइड में इनहिबिट द पोटेशियम सोडियम पोटेशियम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेटेज एंजाइम। ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएज एंजाइम, जिसकी वजह से क्या होगा, सोडियम जो जब अवेलेबल नहीं होगा तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। अच्छा, जिसकी वजह से एंड ऑल्सो इट विल कॉज रिड्यूस फॉर्म ऑफ निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट लिंक्ड एल्डिहाइड रिडक्टेज, जो कि नेसेसरी है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट विच इज एसोसिएटेड विद इंडक्शन ऑफ एब्सेंस सीजर। अच्छा, अब इससे क्या होगा कि गाबा इनहिबिट हो जाएगा। अब यहाँ पे गाबा इनहिबिट हमें क्यों करने की ज़रूरत है? क्योंकि इस ड्रग की इंडिकेशन है एब्सेंस सीजर में, क्योंकि एब्सेंस सीजर में हमने कहा था कि पेशेंट जो होगा वो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल खामोश हो जाएगा, अगर मिड सेंटेंस में स्टॉप हो जाएगा 10 to 30 सेकेंड 50 सेकेंड तक, और फिर उसके बाद दोबारा, तो एक्चुअली वो गाबा ही है जो ओवर एक्टिवेट हो रहा है और एक्शन पोटेंशियल को सप्रेस कर रहा है। यहाँ पे हमें एक्शन पोटेंशियल को एक्टिवेट करना है और नॉर्मलाइज करना है, तो इसलिए यहाँ पे गाबा को हमें ब्लॉक करना पड़ेगा। तो गाबा जब ब्लॉक हो जाएगा इस तरीके से, तो फिर जो एब्सेंस सीजर नहीं आएगा। इसके अलावा इथोसक्सीमाइड रिड्यूसेस और एलिमिनेट द EEG abnormality यानी electroencephalogram abnormality. However, absent seizure are the only seizure in which the normal EEG has clinical value, and when the EEG abnormality is corrected, the seizures are also controlled. यानी EEG में electroencephalogram में normal spikes आना शुरू हो जाएंगे। That will show कि absent seizure is now under control. एथोसक्सीमाइड इज रिलेटिवली बिनाइन एंटी कन्वल्सेंट विद मिनिमल प्रोटीन बाइंडिंग। ठीक है, तो ये बिनाइन एंटी कन्वल्सेंट है, इसके जो है कोई ख़ास एडवर्स इफेक्ट नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोजेज की बात करें तो यूजुअली गिवन ओरली, और इनिशियल डोज है 500 मिलीग्राम डेली इन एडल्ट्स एंड ओल्डर चिल्ड्रन, और एंड 250 मिलीग्राम डेली इन चिल्ड्रन एजेस 3 to 6 ईयर्स। यानी 6 साल से ऊपर जो है वो 500 मिलीग्राम डेली है, और जो 3 ईयर्स to 6 ईयर्स हैं उसमें है 250 मिलीग्राम डेली। अच्छा, उसके बाद क्या है, डोज में भी रेज 250 मिलीग्राम एवरी वीक टू ए मैक्सिमम ऑफ 1.5 ग्राम डेली इन द एडल्ट्स। इसके प्रिकॉशन एंड मॉनिटरिंग इफेक्ट्स क्या हैं? ब्लड डिस्क्रेसियास यानी ब्लड पिक्चर डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से इसकी पीरियोडिक ब्लड काउंट यानी CBC शुड बी डन। इसके अलावा रिपोर्ट्स ऑफ हेपेटिक एंड रीनल टॉक्सिसिटी हैं, लिहाजा पीरियोडिक रीनल एंड लिवर फंक्शन टेस्ट और ये भी मॉनिटरिंग इज़ नेसेसरी, यानी टाइम टू टाइम रीनल फंक्शन टेस्ट यानी रीनल फंक्शन चेक किया जाए, सीरम क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन उससे, और लिवर फंक्शन टेस्ट यानी लिवर एंजाइम्स चेक किए जाएँ। इसके अलावा केसेस ऑफ सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस हैव बीन रिपोर्टेड, यानी SLE लाइक सिम्टम्स भी डेवलप होती हैं। ठीक है, जिसमें मैलर रैश और बॉडी में ऑटो इम्यून लाइक सिम्टम्स डेवलप होंगी, तो ये भी जो है वो इथोसक्सीमाइड से हो सकता है। नाउ एडवर्स इफेक्ट्स इसके क्या है? GI एडवर्स इफेक्ट्स क्या है? नॉजिया एंड वोमिटिंग। अच्छा, स्मॉल डोजेज में ये कम हो जाते हैं। इथोसक्सीमाइड शुड बी टेकन विद फूड इफ GI अपसेट अकर, तो वही फूड के साथ ये इफेक्ट्स को कंट्रोल में किया जा सकता है। हेमेटोपोइटिक के एडवर्स इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? ईस्नोफेलिया, ग्रैन्युलोसाइटोपेनिया, ल्यूकोपेनिया एंड ल्यूपस। CNS इफेक्ट्स क्या हैं? ड्राउजीनेस, ब्लड विजन, फटीग, लिथार्जी, हिकअप्स यानी हिचकियाँ लगना एंड हेडेक्स। अल्कोहल बेवरेज शुड बी अवॉइडेड विद दिस मेडिकेशन। Psychiatric and psychological effects, confusion and emotional instability, dermatological effects, pruritus, photosensitivity, urticaria, Stevens-Johnson syndrome, genitourinary effects भी हैं like increased frequency of urination, ठीक है, यानी यूरिन बार बार होगा, वेजाइनल ब्लीडिंग, रीनल डैमेज एंड हेमाटोरिया, हेमाटोरिया भी यानी यूरिन में ब्लड आ सकता है।
मिससेलेनियस इफेक्ट्स, पेरी ऑर्बिटल एडिमा यानी सराउंडिंग द आई एडिमा होगा, एंड मसल वीकनेस। इसके अलावा पेशेंट शुड ऑल्सो बी एडवाइज ऑफ द रिस्क ऑफ एक्सपोजर ऑफ सनलाइट एंड अल्ट्रावायलेट लाइट, यानी सनलाइट से अवॉइड करें वरना SLE लाइक सिम्टम्स ज़्यादा डेवलप होने के चांसेस हैं। रैम प्रोग्राम इस पर एप्लीकेबल है बिकॉज ऑफ पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट। वो पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है, वही ब्लड डिस्क्रेसियास यानी ब्लड पिक्चर डिस्टर्ब होती है, SLE एंड सुसाइडल थॉट्स एंड बिहेवियर दैट कुड अकर ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। और इसमें SLE रैम प्रोग्राम का पार्ट है कि मेडिकेशन गाइड मस्ट बी डिस्पेंस विद दिस प्रोडक्ट। इंटरेक्शन इसे पे अगर हम बात करें, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जैसे कार्बामेजेपिन क्या कर रही है, डिक्रीजेज द लेवल ऑफ इथोसक्सीमाइड। वो कैसे, बाय इंक्रीजिंग द मेटाबॉलिज्म। और वेल्प्रोइक एसिड क्या करती है, इंक्रीजेज द लेवल ऑफ इथोसक्सीमाइड बाय डिक्रीजिंग द मेटाबॉलिज्म। फिर जो नेक्स्ट ड्रग है हमारे पास वो है क्लोनेजिपैम। क्लोनेजिपैम की अगर हम बात करें तो ये क्या है, इज ए पोटेंट गाबा ए एगोनिस्ट। ठीक है, तो ये गाबा ए को बढ़ाती है, बट इट्स एफिकेसी डिक्रीजेज ओवर सेवरल मंथ्स ऑफ ट्रीटमेंट। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है कि टॉलरेंस डेवलप हो जाती है और एफिकेसी कम हो जाती है। इसकी एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोजेज की बात करें तो एडल्ट्स में ओरल एजेंट जो है वो उसकी इनिशियल डोज है 1.5 मिलीग्राम डेली डिवाइडेड इन 2 और 3 टाइम्स, और फिर द डोज में बी इंक्रीज टू मैक्सिमम ऑफ 20 मिलीग्राम डेली। जो पर डे मैक्सिमम डोज है 20 मिलीग्राम है। चिल्ड्रन में क्या है, 0.01 से 0.03 मिलीग्राम डेली इन 2 to 3 डोजेस, और मैक्सिमम डोज आप जा सकते हैं 0.2 मिलीग्राम पर केजी डेली। प्रिकॉशन एंड मॉनिटरिंग इफेक्ट्स, साइकोसिस, acute narrow angle glaucoma and significant liver disease should use the medicine cautiously। तो ये कि जो है वो इसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, नॉट रिकमेंडेड नहीं है, बट पेशेंट शुड बी मॉनिटर्ड कि अगर साइकोसिस या नैरो एंगल ग्लूकोमा या लिवर डिजीज़ हो तो आप पेशेंट को क्लोजली मॉनिटर करते रहें। एडवर्स इफेक्ट की अगर हम बात करें, CNS इफेक्ट्स में ड्राउजीनेस, एटेक्सिया, बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेज इन चिल्ड्रन, तो एंड दीज में भी को रिलेटेड बाय डोज रिडक्शन, यानी डोज रिडक्शन से ये इश्यूज भी रिजॉल्व हो जाएंगे। रेस्पिरेटरी इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, हाइपरसिलाइवेशन एंड ब्रोंकियल हाइपर सिक्रीशन। मिससेलिनियस इफेक्ट्स इसके अलावा एनीमिया कर सकता है, ल्यूकोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, एनोरेक्सिया यानी लॉस ऑफ एपिटाइट एंड वेट लॉस। अच्छा, रैम प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो इसमें भी पर भी है बिकॉज ऑफ पोटेंशियल रिस्क और इंक्लूडिंग द अकरेंस ऑफ विड्रॉवल सिम्टम्स विद एब्रप्ट डिसकंटिन्यूएशन। इसके अलावा सुसाइडल थॉट्स एंड बिहेवियर, तो ये भी है, इसलिए मेडिकेशन गाइड मस्ट बी डिस्पेंस विद दिस प्रोडक्ट। सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन की बात करें तो फॉर एग्जांपल विद एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स फेनिटोइन, वो क्या कर रही है, इंक्रीजेज द लेवल ऑफ क्लोनेजिपैम। कैसे, डिक्रीजिंग द मेटाबॉलिज्म। इसके अलावा अदर ड्रग्स में देखा जाए तो क्लोनेजिपैम क्या कर रही है, डिक्रीजेज द एफिकेसी ऑफ लीवोडोपा। एल-डोपा यानी जो एंटी पार्किंसंस ड्रग है उसकी एफिकेसी को कम कर रही है बाय इंक्रीजिंग द सीरम लेवल ऑफ डिजॉक्सिन, एंड डिजॉक्सिन के लेवल को भी ये बढ़ाती है। ठीक है, तो ये दो इंटरेक्शन है लीवोडोपा एंड डिजॉक्सिन के साथ। नाउ द नेक्स्ट ड्रग इज फेल्बामेड। अगर हम फेल्बामेड की बात करें तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। A proposed mechanism of action is that the drug interact with glycine modulator site on N-methyl D-aspartate और NMDA रिसेप्टर। ठीक है, तो वहाँ पर जाके ये इंटरैक्ट करती है, उससे क्या होगा, ब्लॉकेड ऑफ NMDA रिसेप्टर होगा। ठीक है, उससे और क्या होगा, मे कंट्रीब्यूट टू न्यूरो प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑफ फेल्बामेड। इससे क्या होगा, न्यूरो प्रोटेक्टिव इफेक्ट डेवलप होगा। लिहाजा फेल्बामेड इज़ यूज एज मोनोथेरेपी और एडजंक्टिव थेरेपी और विदाउट सेकेंडरी जनरलाइजेशन इन एडल्ट्स एंड जनरलाइज सीजर एसोसिएटेड विद लेनक्स गैस्ट्रॉट सिंड्रोम इन चिल्ड्रन। ये है इसकी इंडिकेशन। द US FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन recommended the use of felbamate be restricted to only those patients who are refractory to other medication and in whom the risk benefit relationship warrants its use because of सीवियर हेपेटोटॉक्सिसिटी एंड एप्लास्टिक एनीमिया। अच्छा, ड्रग तो ये इफेक्टिव है, रिकमेंडेड भी है, लेकिन FDA ये कहता है कि ये ड्रग जो है वो रिकमेंडेड हो इन दोज पेशेंट हु आर रिफ्रैक्टरी टू अदर मेडिकेशन। रिफ्रैक्टरी टू अदर मेडिकेशन का मतलब ये है कि जो दूसरी अभी तक हमने जो ड्रग डिस्कस की हैं उनसे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा हो या अनएबल टू मैनेज हो,
तो अब ये ड्रग रिकमेंडेड होगी, लेकिन उसमें भी रिकमेंडेशन एफडीए की ये है कि आप यू नीड टू इवेल्युएट द पेशेंट बेस्ड अपॉन पोटेंशियल रिस्क ऑफ दिस ड्रग एंड पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ दिस ड्रग, क्योंकि ये ड्रग जो है वो सीवियर हेपेटोटॉक्सिसिटी या एप्लास्टिक एनीमिया करती है। तो इसलिए ये चेक कर लें कि पेशेंट में इनका रिस्क तो नहीं है। अगर रिस्क इज़ हाई ऑफ हेपेटोटॉक्सिसिटी और एप्लास्टिक एनीमिया तो ये ड्रग फिर रिकमेंडेड एज पर एफडीए रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन अगर रिस्क इज़ लो एंड बेनिफिट इज़ हाई तो फिर ये ड्रग रिकमेंडेड है। इसकी एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोजेज की अगर हम बात करें तो एडल्ट एंड चिल्ड्रन अबव 14 ईयर्स एज में, तो अगर हम मोनोथेरेपी की बात करें तो इनिशियली 1.2 ग्राम इन 3 to 4 डोजेज डेली, ठीक है, और फिर इसको इंक्रीज कर सकते हैं 600 मिलीग्राम इंक्रीमेंट्स एवरी 2 वीक्स टू 2.4 ग्राम यानी 2400 मिलीग्राम डेली बेस्ड ऑन क्लिनिकल रिस्पॉन्स एंड देयर आफ्टर 3.6 ग्राम डेली यानी 3600 मिलीग्राम डेली या 3600 मिलीग्राम डेली इफ़ नेसेसरी, और मैक्सिमम आप जा सकते हैं 3.6 ग्राम यानी 3600 मिलीग्राम डेली तक। इसके अलावा अगर एडजंक्टिव थेरेपी कर रहा है यानी किसी दूसरी ड्रग के साथ तो वो वही 1.2 ग्राम इन 3 to 4 डोजेज डेली विद रिडक्शन ऑफ द डोजेज ऑफ अदर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स बाय 20 to 33%। दूसरी ड्रग जो होगी जो पेशेंट ले रहा है उसकी डोज 20 to 33% कम करनी होगी। इसके अलावा द डोजेज ऑफ फेल्बामेट में भी इंक्रीज इन इंक्रीमेंट ऑफ वही 1.2 ग्राम एट वीकली इंटरवल, और मैक्सिमम आप जा सकते हैं वही 3.6 ग्राम यानी 3600 मिलीग्राम डेली। कन्वर्जन टू मोनोथेरेपी इनिशियली 1.2 ग्राम डेली इन 3 to 4 doses with reduction of other anti-epileptic drugs by 33% at week 3. Felbamate dosage जो है वो may be increased to 3.6 gram daily and the other anti-epileptic drugs discontinued और dosage further reduction in stepwise fashion। यानी इसकी मैक्सिमम आप जो है वो वही प्रोटोकॉल तो वही है डोज इंक्रीज करने का, लेकिन दूसरी ड्रग जो होगी उसकी डोज जो होगी वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली टेपर डाउन करनी पड़ेगी। चिल्ड्रन में अगर हम बात करें 2 to 14 ईयर्स ऑफ एज विद लेनॉक्स-गास्टाट सिंड्रोम यानी ये इस इंडिकेशन में एज एडजंक्टिव थेरेपी इनिशियली 15 मिलीग्राम पर केजी डेली इन 3 or 4 डोजेज। अच्छा, उसी तरह से जो अदर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग हैं उसकी रिड्यूस करें डोज बाई 20% और अमाउंट ऑफ फेल्बामेट जो है आप इंक्रीज करें इन इंक्रीमेंट ऑफ 15 मिलीग्राम पर केजी एट वीकली इंटरवल, और फिर आप जा सकते हैं पर डे 45 मिलीग्राम पर केजी तक। फर्दर रिडक्शन इन डोजेज ऑफ अदर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में भी नेसेसरी, तो दूसरी ड्रग की ज़रूरत पड़ सकती है मजीद कम करने की उसकी डोजेज। इसके प्रिकॉशन एंड मॉनिटरिंग इफेक्ट क्या है? अच्छा, 2 वेरी सीरियस टॉक्सिक इफेक्ट जिसमें हम पहले भी बात कर चुके हैं, एप्लास्टिक एनीमिया एंड हेपेटोटॉक्सिसिटी यानी लिवर फेलियर, जो लीड करता है टूवर्ड्स डेथ फॉर सम पेशेंट्स। ठीक है, फॉर एप्लास्टिक एनीमिया the onset range from 5 to 30 weeks of initiation of therapy। इसी वजह से वीकली और बाई वीकली सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट आर रिकमेंडेड इनिशियली, ताकि शुरू में ही अगर सीबीसी में ये एनीमिया कॉज करना शुरू कर दे तो आप वहीं पर स्टॉप कर दें। इसी तरीके से लिवर टॉक्सिसिटी की बात की जाए तो बिटवीन इनिशिएशन ऑफ ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस ऑफ दीज केसेज रेंजेस फ्रॉम 2 to 3 weeks आफ्टर इनिशिएशन। सो इसी वजह से इट इज़ रिकमेंडेड कि लिवर फंक्शन टेस्ट भी परफॉर्म्ड बिफोर इनिशिएशन ऑफ थेरेपी यानी एज ए बेसलाइन करवा लें, और उसके बाद फिर आइडेंटिफाई कर लें किसी पेशेंट को जिसको प्री एग्जिस्टिंग लिवर डिजीज़ हो तो फिर तो उसको तो दें ही ना, और अगर लिवर डिजीज़ फंक्शन टेस्ट जो है वो नॉर्मल आया है तो फिर क्या करें, लिवर फंक्शन टेस्ट शुड बी परफॉर्म वीकली और बाई वीकली। FDA क्या रिकमेंड कर रहा है कि दिस ड्रग बी यूज ओनली इन पेशेंट्स हु आर रेफ्रैक्टरी टू अदर मेडिकेशन एंड इन होम द रिस्क बेनिफिट रिलेशनशिप वारंट्स इज यूज। इसमें हम अभी थोड़ी देर पहले जब हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे बात कर रहे थे वहाँ पे ऑलरेडी कर चुके हैं। एडवर्स इफेक्ट्स पे अगर हम इसके बात करें तो वो क्या है हमारे पास, तो एडवर्स इफेक्ट्स हैं इसके सबसे पहले वही कॉन्टैक्ट द फिजिशियन इफ साइंस ऑफ इन्फेक्शन फॉर ब्लीडिंग और ब्रूजिंग हो रहा है। This drug may have the potential to cause aplastic anemia, mean bone marrow depression. The patient should be monitored for these toxicities by CBC and liver function tests weekly और bi-weekly। ठीक है, यानी हर हफ्ते या कम से कम
फोर्टनाइटली यानी 2 हफ्ते में CBC और LFT ज़रूर करवा लें, ये चेक करने के लिए कि कहीं एप्लास्टिक एनीमिया या लिवर टॉक्सिसिटी तो नहीं हो रही, ताकि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो फ़ौरन ही इसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाए। CNS इफेक्ट्स आर इंसोम्निया, हेडेक, एंजाइटी, हाइपर एक्टिविटी एंड फटीग। कार्डियोवैस्कुलर में पेरिफेरल एडिमा, वेजोडाइलेशन, हाइपोटेंशन एंड हाइपरटेंशन, यानी किसी पेशेंट में हाइपोटेंशन करेगी और किसी में हाइपरटेंशन। ऑक्यूलर इफेक्ट्स आई पर डिप्लोपिया एंड ब्लड विजन, GI में एनोरेक्सिया, वेट डिक्रीज, नोजिया, हेमेटोलॉजिक में लिम्फेडिनोपैथी, लिकोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। मेटाबॉलिक या न्यूट्रिशनल में हाइपोकैलीमिया, हाइपोनेट्रीमिया और QT प्रोलंगेशन एंड टोर्सिएट डी पॉइंटिस, ये भी इससे रिपोर्टेड है। तो पेशेंट शुड बी मॉनिटर्ड, स्पेशली वो पेशेंट जो कार्डियक एरिथमिया का शिकार है। सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन की अगर हम बात करें तो फेल्बामेट और फेनिटोइन का इंटरेक्शन है। वो क्या इंटरेक्शन है कि फेल्बामेट क्या कर रहा है, इंक्रीज इन फेनिटोइन प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ठीक है, इंक्रीज इन फेनिटोइन प्लाज्मा कंसंट्रेशन। और फेनिटोइन क्या कर रहा है, डबल्स फेल्बामेट क्लियरेंस, ठीक है, क्लियरेंस बढ़ा देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रिजल्टिंग इन 45% डिक्रीज इन फेल्बामेट लेवल। तो फिर फेल्बामेट की डोज बढ़ानी पड़ेगी और फेनिटोइन की डोज कम करनी पड़ेगी। इसी तरीके से फेल्बामेट और कार्बामेजिपिन का है। फेल्बामेट क्या कर रहा है, डिक्रीज इन कार्बामेजिपिन लेवल, ठीक है, एंड इंक्रीज इन कार्बामेजिपिन मेटाबोलाइट। अच्छा, इन एडिशन कार्बामेजिपिन क्या कर रहा है, 50% इंक्रीज इन फेल्बामेट क्लियरेंस, जिसकी वजह से 40% डिक्रीज इन स्टेडी स्टेट ट्रफ लेवल फेल्बामेट का कम हो रहा है। तो फेल्बामेट की डोज बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, फेल्बामेट और वेल्प्रोइक एसिड का क्या है, फेल्बामेट क्या कर रहा है, इंक्रीजेज वेल्प्रोइक एसिड लेवल, बट वेल्प्रोइक एसिड का फेल्बामेट पे कोई इफेक्ट नहीं है। तो जब फेल्बामेट वेल्प्रोइक एसिड इंक्रीज करेगा तो फिर उस सूरत में आपको ये करना पड़ेगा कि वेल्प्रोइक एसिड की डोज कम करनी पड़ेगी। इसके अलावा एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें हम, साइन एंड सिम्टम्स जो है वो इंक्रीज विद इंक्रीज प्लाज्मा लेवल वो हैं, और टॉक्सिसिटी क्या है, एनोरेक्सिया हो सकता है, नोजिया, वोमिटिंग, इंसोम्निया एंड हेडेक। अच्छा, तो ये जो है हमारे इन ड्रग के एडवर्स इफेक्ट है। नाउ द नेक्स्ट ड्रग इज गाबापेंटीन। तो गाबापेंटीन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे बात करेंगे। अच्छा, गाबापेंटीन क्या है, ये क्या है, एनालॉग ऑफ गाबा है, यानी गाबा लाइक सब्सटेंस है। तो डेफिनेटली इट इंक्रीजेज द गाबा टर्नओवर, बट इट डज नॉट बाइंड टू गाबा और एनी अदर इस्टेब्लिश न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर। अच्छा, अब ये रिसेप्टर से बाइंड भी नहीं होता गाबा के, तो फिर इसका मैकेनिज्म है क्या, आखिर ये किस तरीके से सीजर को कंट्रोल करता है। तो बात ये है कि ये जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इज करंटली अननोन, although it binds to some specific receptor in the brain and inhibit the voltage dependent sodium current, यानी गाबा लाइक एक्ट करता है लेकिन गाबा के रिसेप्टर से बाइंड भी नहीं होता, तो इसलिए इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म अननोन है, ठीक है। बहरहाल इट हैज़ बीन इफेक्टिव और एड ऑन ड्रग के तौर पर यूज़ होता है, किसमें, पेशेंट्स में, पेशेंट विद पार्शियल सीजर विद और विदाउट सेकेंडरी जर्नलाइजेशन, ठीक है, पार्शियल सीजर में होता है चाहे वो जर्नलाइज हो या ना हो। और इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एड ऑन ड्रग है, यानी सिंगल ट्रीटमेंट नहीं है, सिंगल ड्रग थेरेपी नहीं है, यानी दूसरी ड्रग के साथ ऐड करके दिया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोजेज की बात करें अगर हम इसकी, तो पेशेंट अबव 12 ईयर्स में क्या है, 900 मिलीग्राम टू 1.8 ग्राम डेली, 1.8 ग्राम मीन्स 1800 मिलीग्राम डेली। अच्छा, और वो ये एडजंक्टिव थेरेपी है, इन 3 डिवाइडेड डोजेज है। अच्छा, टाइट्रेट करना है डोज को, टाइट्रेटिंग टू एन इफेक्टिव डोज नॉर्मली कैन बी अचीव विद इन 3 days बाय इनिशिएटिंग थेरेपी विद 300 मिलीग्राम और फिर इंक्रीज in a dose of 300 milligram increment over the next 2 days to establish a dosage of 900 milligram daily in 3 divided doses. अच्छा, इफ़ नेसेसरी तो डोजेज आप इंक्रीज भी कर सकते हैं अप टू मैक्सिमम 1.8 ग्राम डेली, जैसा कि ऊपर भी बताया गया है। अच्छा, टू मिनिमाइज द पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स स्पेशली सोमनोलेंस यानी नींद ज़्यादा आना, डिजीनेस या फटीग, द फर्स्ट डोज ऑन डे 1 मे बी एडमिनिस्टर्ड एट बेड टाइम, यानी पहली डोज अगर आप दें तो वो बेड टाइम पे दें ताकि सोमनोलेंस और डिजीनेस और फटीग का इशू ज़्यादा ना हो। इसके अलावा पेशेंट्स जो 3 to 12 ईयर्स ऑफ एज हैं यानी चिल्ड्रन, उनकी डोज क्या है, 10 to 15 मिलीग्राम पर केजी पर डे इन 3 डिवाइडेड डोजेस, और मैक्सिमम आप जा सकते हैं 25 to 50 मिलीग्राम पर केजी पर डे, ठीक है। ड्रग का क्या है, प्राइमरीली एक्सक्रीटेड रीनली, लिहाजा डोजेज एडजस्टमेंट इन पेशेंट्स हु हैव कॉम्प्रोमाइज रीनल फंक्शन, तो
तो रीनल, क्योंकि ये किडनी से एलिमिनेट होती है, तो वो पेशेंट जिनका रीनल फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ है उसमें डोज एडजस्टमेंट आपको, यानी डोज रिडक्शन किडनी फंक्शन जितना कम होगा उस हिसाब से करनी पड़ेगी। इसके अलावा ड्रग इज़ नॉट बाइंड टू प्लाज्मा प्रोटीन, नो सिग्निफिकेंट फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन विद अदर कॉमनली यूज एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। इसके अलावा गाबापेंटीन इज डिसकंटिन्यूड और अल्टरनेट एंटी कन्वल्सेंट मेडिकेशन इज एडेड, ठीक है, ओवर ए पीरियड ऑफ 1 वीक। यानी अगर गाबापेंटीन आपको डिसकंटिन्यू करनी है तो दूसरी एंटी कन्वल्सेंट आप ऐड करेंगे और ग्रेजुअली जो है गाबापेंटीन को रिड्यूस करेंगे, टेपर डाउन करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ 1 वीक। अगर हम इसके प्रीकॉशन पे बात करें, प्रिकॉशन एंड मॉनिटरिंग इफेक्ट पे, तो इसमें यह है कि गाबापेंटीन इज़ यूजफुल इन पेशेंट्स हु आर टेकिंग अदर मेडिकेशन फॉर एपिलेप्सी, ठीक है, और अदर क्रॉनिक डिजीजेस, ठीक है, और स्पेशली फॉर एल्डरली पेशेंट, क्योंकि हमने शुरू में ही बात की थी कि ये एड ऑन थेरेपी है। इसके अलावा ये वेल एब्जॉर्ब्ड ओरली, टेकन विद और विदाउट फूड, लेकिन हाउएवर पेशेंट्स हु हैव जीआई प्रॉब्लम माइट हैव प्रॉब्लम्स विद एब्जॉर्प्शन, जिनको जीआई प्रॉब्लम है एब्जॉर्प्शन उसकी कम हो सकती है। इसके अलावा टेपर ऑफ ओवर एटलीस्ट 1 वीक, ये बात हम अभी कर चुके हैं पहले भी, कि इसको अगर बंद करना हो तो 1 वीक के उससे टेपरिंग करनी है। अच्छा, मे कॉज विड्रॉवल सिम्टम, वो क्या हो सकती हैं विड्रॉवल सिम्टम्स? एंजाइटी, इंसोम्निया एंड नोजिया। इसके अलावा फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स इन सम यूरिनरी प्रोटीन टेस्ट, यानी यूरिन में प्रोटीन एल्बुमिन यानी एल्बुमिनूरिया हो रहा है, बट इट इज़ फॉल्स पॉजिटिव, इट इज़ बिकॉज ऑफ गाबापेंटीन, ये एक्चुअली कोई किडनी में प्रॉब्लम नहीं है। एडवर्स इफेक्ट्स, इसके कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं अगर हम बात करें तो कॉमन साइड इफेक्ट्स सोमनोलेंस, नींद ज़्यादा आना, डिजीनेस, एटेक्सिया, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन मसल्स, फटीग, वेट गेन, निस्टेगमस यानी आंखों का बहरापन। सीएनएस इफेक्ट्स वही सोमनोलेंस, डिजीनेस, एटेक्सिया एंड फटीग। जीआई डिस्पेप्सिया यानी बदहज़मी, ड्राइनेस ऑफ माउथ, कॉन्स्टिपेशन, इंक्रीज एपिटाइट। ऑक्यूलर आई पे इफेक्ट, डिप्लोपिया, ब्लड विजन, निस्टेगमस। हार्ट पर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन, दोनों इसलिए हैं कि किसी पेशेंट में देखा गया है हाइपरटेंशन, किसी में देखा गया है हाइपोटेंशन। स्किन पर ड्राई स्किन, डर्मेटोलॉजिक ड्राई स्किन, फंगल डर्माटाइटिस लाइक सिम्टम्स, हर्पीज इन्फेक्शन, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम और एंडोक्राइन डायबिटीज़ मेलाइटस। रैम प्रोग्राम इस पर भी एप्लीकेबल है, क्यों? बिकॉज ऑफ पोटेंशियल रिस्क ऑफ सुसाइडल थॉट्स एंड बिहेवियर्स, इसलिए मेडिकेशन गाइड मस्ट बी डिस्पेंस विद दिस प्रोडक्ट। सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन की बात करें अगर हम, एंटासिड्स के साथ इसका इंटरेक्शन है। एंटासिड रिड्यूसेस द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ गाबापेंटीन बाय 20% एंड कुड बी टेकन 2 आवर आफ्टर एंटासिड। तो क्योंकि एंटासिड इसकी बायो अवेलेबिलिटी यानी एब्जॉर्प्शन कम कर रहे हैं, इसलिए एंटासिड और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन में 2 घंटे का फ़र्क होना चाहिए। साइमेटिडीन और गाबापेंटीन का क्या इंटरेक्शन है कि साइमेटिडीन डिक्रीजेज द रीनल एक्सक्रीशन ऑफ गाबापेंटीन बाय 14%, जिसकी वजह से इंक्रीज गाबापेंटीन प्लाज्मा लेवल, लेकिन दिस अमाउंट इज़ नॉट क्लिनिकली सिग्निफिकेंट, यानी अगर वो 14% गाबापेंटीन का लेवल इंक्रीज हो रहा है तो उससे कोई क्लिनिकली एडवर्स इफेक्ट या कोई इशू डेवलप नहीं हो रहा, इसलिए इस इंटरेक्शन को इग्नोर किया जा सकता है। इसके अलावा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव से गाबापेंटीन का, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स इंक्रीजेज द लेवल ऑफ नॉरएथिंड्रोन बाय 13%, यानी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में नॉरएथिंड्रोन का लेवल जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है गाबापेंटीन की वजह से, ठीक है। तो दिस अमाउंट में नॉट बी क्लिनिकल सिग्निफिकेंट, लेकिन ये 13% इंक्रीज जो है वो कोई ख़ास इशू डेवलप नहीं करता। नाउ द नेक्स्ट ड्रग इज़ लेमोट्रोजीन, ठीक है, लेमोट्रोजीन ये है नेक्स्ट ड्रग। इसका मैकेनिज्म क्या है जो है वो, इसका इट्स एंटी एपिलेप्टिक इफेक्ट इज सिमिलर टू दैट ऑफ फेनिटोइन, यानी सोडियम चैनल पर इसका इफेक्ट है। सो मे बी रिजल्ट ऑफ इनिबिशन ऑफ वोल्टेज डिपेंडेंट सोडियम करंट एंड रिडक्शन ऑफ सस्टेन्ड रिपीटेटिव न्यूरोनल एक्टिविटी। सोडियम चैनल को इनिबिट करेगा, बार बार रिपीटेटिव जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है उसको ये सप्रेस करेगा। अच्छा, इंडिकेशन क्या है इसकी? पार्शियल सीजर एंड सेकेंडरी जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर दैट आर नॉट कंट्रोल्ड विद अदर ड्रग्स। अब ये लिख रहे हैं कि नॉट कंट्रोल्ड विद अदर ड्रग, इसका मतलब है इट इज़ लेमोट्रोजीन इज ऑल्सो नॉट फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इन क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन, ठीक है। तो ये सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है अगर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फेल हो जाए। इसके अलावा इसकी और इंडिकेशन किस में है? लीनॉक्स गैस्टॉट सिंड्रोम जो कि बच्चों में है। अच्छा, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग है और वेल टॉलरेटेड मोनोथेरेपी है।
और लीस्ट टेराटोजेनिक है इन फर्स्ट लाइन एजेंट। और अगर टेराटोजेनिक ड्रग में देखा जाए यानी प्रेगनेंसी में देखा जाए तो प्रेगनेंसी में इट इज़ कंसिडर्ड एज फर्स्ट लाइन एजेंट बिकॉज इट इज़ लीस्ट टेराटोजेनिक। ठीक है। इसके अलावा दूसरा इशू ये है कि इट एग्रेवेट सीवियर मायोक्लोनिक एपिलेप्सी। ये इसका एक साइड इफ़ेक्ट है कि ये मायोक्लोनिक एपिलेप्सी को एग्रेवेट कर सकती है। अगर हम इसकी डोज की बात करें तो डोज इसकी क्या है, एडल्ट्स अबव 16 ईयर्स में इनिशियली 50 मिलीग्राम पर डे इन 2 डिवाइडेड डोजेस। ठीक है। खास तौर से पेशेंट टेकिंग वेल्प्रोइक एसिड शुड बी गिवन 25 मिलीग्राम एवरी अदर डे। अगर पेशेंट वेल्प्रोइक एसिड ले रहा है तो फिर 50 मिलीग्राम पर डे नहीं है बल्कि 25 मिलीग्राम एवरी अदर डे है। अच्छा, और फिर इसकी डोज है अप टू 100 मिलीग्राम पर डे। लेकिन अगर पेशेंट वेल्प्रोइक एसिड ले रहा है तो फिर अप टू 25 मिलीग्राम डेली विथ वेल्प्रोइक एसिड ट्रीटमेंट, यानी फिर 25 मिलीग्राम एवरी अदर डे के बाद फिर आपने 25 मिलीग्राम डेली पे आना है। और अगर मोनोथेरेपी है, ठीक है, तो एडल्ट्स 12 ईयर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसमें यह है 25 मिलीग्राम डेली फॉर फर्स्ट 14 डेज, फिर 50 मिलीग्राम फॉर नेक्स्ट 14 डेज, और आप मैक्सिमम जा सकते हैं 12 ईयर्स एडल्ट और अप टू 12 एडल्ट से 12 ईयर्स में ये 500 मिलीग्राम डेली तक। चिल्ड्रन की बात करें 2 टू 12 ईयर्स में 0.6 मिलीग्राम पर केजी पर डे इन 2 डिवाइडेड डोजेस, और अगर वो वेल्प्रोइक एसिड के साथ ले रहा है 0.15 मिलीग्राम पर केजी पर डे। ठीक है। और मैक्सिमम आप जा सकते हैं 1.2 मिलीग्राम पर केजी पर डे एज ए सिंगल मोनोथेरेपी, और अगर वेल्प्रोइक एसिड के साथ है बच्चों में तो 0.3 मिलीग्राम पर केजी पर डे। अच्छा, स्मॉलेस्ट अवेलेबल च्यूएबल डिस्पर्सिबल टैबलेट जो है इसकी 5 मिलीग्राम की है, ये बच्चों के लिए है, और आफ्टर 2 वीक्स इंक्रीज 2.3 मिलीग्राम पर केजी पर डे इन 1 और 2 डिवाइडेड डोजेस, और मैक्सिमम जा सकते हैं आप चिल्ड्रन में 200 मिलीग्राम पर डे। इसके अलावा सोलो च्यूएबल डिस्पर्सिबल टैबलेट होल च्यूड और इन डिस्पर्स इन वाटर और डाइल्यूटेड फ्रूट जूस, इन तमाम तरीके से इसको लिया जा सकता है। सोले भी किया जाए, च्यूएबल सोलो भी किया जा सकता है, च्यूएबल डिस्पर्सिबल टैबलेट को च्यू भी किया जा सकता है, डिस्पर्स वाटर में भी किया जा सकता है, डाइल्यूट करके वाटर या जूस में भी दिया जा सकता है। अच्छा, इफ च्यूड कंज्यूम ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर और डाइल्यूटेड फ्रूट जूस टू एड इन swallowing। इसके अलावा डिस्पर्स किया जाए तो ऐड द च्यूएबल डिस्पर्सिबल टैबलेट इन स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड 1 टीस्पून और इनफ टू कन्वर्ट द मेडिकेशन। इसके अलावा अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट लेटर व्हेन द टैबलेट इज कम्प्लीटली डिस्पर्स स्वेल द सोल्यूशन एंड कंज्यूम द एंटायर क्वांटिटी ऑफ इमीडिएटली। ठीक है, स्वेल द सोल्यूशन यानी मिक्सअप कर लें उसको, हिला लें, और फिर उसके बाद क्वांटिटी को इमीडिएटली एडमिनिस्टर कर लिया जाए। फॉर पेशेंट टेकिंग वेल्प्रोइक एसिड इनिशियल डोज 50 मिलीग्राम daily for 2 weeks and followed by maintenance dose of 100 to 200 milligram daily in divided doses। ये एक और अल्टरनेटिव रेजिमेंट भी रिकमेंडेड है। इसके अलावा रिड्यूस क्लियरेंस इन एल्डरली नेसेसिटेट्स द डोजेज रिडक्शन। ठीक है, एल्डरली पेशेंट में इसकी क्लियरेंस कम होती है तो डोज रिडक्शन की रिकमेंडेशन है। इसके अलावा पेशेंट विद हेपेटिक इम्पेयरमेंट, इसमें भी मे रिक्वायर डोज रिडक्शन बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन मेटाबॉलिज्म। प्रिकॉशन एंड मॉनिटरिंग की अगर बात की जाए इस ड्रग की, कि ये जो ड्रग है जिस पे हम बात कर रहे हैं यानी लेमोट्रिजीन, तो इसकी प्रिकॉशन एंड मॉनिटरिंग इफ़ेक्ट्स क्या है। तो प्रिकॉशन एंड मॉनिटरिंग इफ़ेक्ट्स पे अगर हम बात करें तो शुड यूज कॉशन व्हेन टेकिंग दिस ड्रग, और एडवर्स इफ़ेक्ट्स ऑफ द पेशेंट्स ऑन इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं मेटाबॉलिज्म पे, और कॉम्प्लिकेट द एलिमिनेशन ऑफ ड्रग बिकॉज ऑफ रीनल हेपेटिक और कार्डिक इम्पेयरमेंट। रीनल इम्पेयरमेंट भी कर सकती है, हेपेटिक इम्पेयरमेंट भी कर सकती है, और कार्डिक इम्पेयरमेंट भी कर सकती है। इसके अलावा लेमोट्रिजीन बाइंड टू मेलेनिन। ठीक है, बाइंड हो जाती है मेलेनिन की, और मेलेनिन जहाँ एक्यूमुलेट होगा वहाँ पर ये भी एक्यूमुलेट हो जाएगी, जैसे आई है। तो इसी वजह से पीरियोडिक ऑप्थेल्मोलॉजिकल मॉनिटरिंग इज रिकमेंडेड, यानी आई का एग्जाम भी टाइम टू टाइम हो जाए। फोटोसेंसिटाइजेशन यानी लाइट सेंसिटिविटी, पेशेंट शुड टेक प्रोटेक्टिव मेजर अगेंस्ट एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट और सनलाइट, यानी अगर बाहर जाना ज़रूरी हो तो फिर सन स्क्रीन या सन टैंड लोशन को यूज़ करें। इसके अलावा सीरियस रैशेस रिक्वायरिंग हॉस्पिटलाइजेशन,
ठीक है। अगर रैश हो रहा है फ़ौरन हॉस्पिटलाइज करें। रैश के इंसिडेंसेस जो हैं वो किसमें, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम हो सकते हैं, यानी सीवियर हाइपर सेंसिटिविटी स्किन रिएक्शन इन अप्रॉक्सीमेटली 1% इन पेशेंट लेस देन 16 ईयर्स ओल्ड एंड 0.3% इन एडल्ट। ये इंसिडेंस रेट है कि लेस देन 16 ईयर्स ओल्ड में 1% इन जनरल पेशेंट और लेस देन 16 ईयर्स पेशेंट में 1% है, यानी ज़्यादा है, और एडल्ट में 0.3% है। इसके अलावा रेयर केसेस ऑफ टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, रैश रिलेटेड डेथ्स हैव बीन अकर्ड, लिहाजा इसलिए हॉस्पिटलाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा मोस्ट रैशेज अकर विद इन 2 to 8 वीक्स ऑफ इनिशियल ट्रीटमेंट, यानी शुरू में ही 2 to 8 वीक्स में ये इश्यूज़ डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, एडवर्स इफेक्ट पे हम बात करें तो कॉमन डिजीनेस, डिप्लोपिया, एटेक्सिया, ब्लड विजन, नोजिया, डोज रिलेटेड रैश एंड वोमिटिंग, CNS इफेक्ट्स, हेडेक, डिजीनेस, एटेक्सिया एंड टिक्स इन चिल्ड्रन, टिक्स यानी स्किन पर जैसे कोई चीज़ मूव कर रही है, GI इफेक्ट्स, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया एंड डिस्पेप्सिया, ऑक्यूलर इफेक्ट्स, डिप्लोपिया, ब्लड विजन एंड विजन एबनॉर्मेलिटी, डर्मेटोलॉजिक में वही प्रूराइटस यानी रैशेस ऑन द स्किन एंड सिमिलर टू दैट फाउंड इन फेनिटोइन एंड कार्बामेज़ेपिन। फेनिटोइन और कार्बामेज़ेपिन में भी इसी तरीके के प्रूराइटस और रैश होते हैं। अच्छा, इन मैनी केसेस द रैश डिसअपियर ड्यूरिंग कंटिन्यूड थेरेपी, बट 1 to 2% ऑफ पेशेंट में ये रैश रिप्रेजेंट्स मोर सीरियस एलर्जिक रिएक्शन। अच्छा, patient of occasionally develop Steven Johnson syndrome and concomitant use with valproic acid may increases the likelihood of serious rash। तो अगर पेशेंट valproic acid ले रहा है तो फिर रैश के चांसेस ज़्यादा होंगे, और ख़ास तौर से सीरियस रैश। द अकरेंस ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग रैश that were reported develop within 2 to 8 weeks following therapy. So other cases of rash have been reported developing 6 months after therapy. The incidence of rash is higher in children than in adult। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। 1% जो है चिल्ड्रन में, 0.3% एडल्ट में है। तो ये जो है इसका रैशेज को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ेगा। मोनोथेरेपी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फाउंड नो टेराटोजेनिक इफेक्ट, यानी मोनोथेरेपी कर सकते हैं प्रेगनेंसी में, और प्रेगनेंसी में फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है बिकॉज ड्रग इज़ नॉट हैविंग एनी टेराटोजेनिक इफेक्ट। सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन क्या है इसके, अगर हम बात करें कार्बामेज़ेपिन डिक्रीजेज द लेमोट्रिजीन कंसंट्रेशन बाय 70% एंड इंक्रीज द कार्बामेज़ेपिन लेवल, और फिनोबार्बिटॉल क्या कर रहा है, डिक्रीज लेमोट्रिजीन कंसंट्रेशन बाय 40%। ये इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है। और वेल्प्रोइक एसिड डिक्रीजेज द मेटाबॉलिज्म ऑफ लेमोट्रिजीन एंड एक्सटेंड इट्स हाफ लाइफ टू 60 आवर, जिसकी वजह से इसकी डोज रिड्यूस करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो है वो मेन इंटरेक्शन है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ड्रग है वो है टोपिरामेड, बट दिस ड्रग वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। ये लेक्चर अब हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।